अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले सीएनएन ने एक खबर शाया की जिसके मुताबिक अमरीकी महकमा दफा यानी पेंटागन के अंदर बहुत ही हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं सदर ट्रंप की कामयाबी के बाद, और उसमें ये बातें डिस्कस हुई हैं कि अगर सदर ट्रंप कोई गैर आईनी या गैर कानूनी हुक्म जारी करेंगे जैसा कि वो दावा करते रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो उस सूरत में उस तरह की सूरत हाल से कैसे निपटना है। इस हवाले से एक बहुत ही इंटेंस डिबेट शुरू हो चुकी है अमेरिका में। एक तरफ माहिरीन का कहना है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अमेरिका के अंदर जो है वो फौज इक़्तिदार पे कब्जा करने की कोशिश करे, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो जमहूरी रवायात हैं वो बहुत मजबूत है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात गैर मुतलका है। इक़्तिदार पे कब्जे की बात तो खैर हुई ही नहीं। बात यह है कि क्या अमरीकी फौज जो है वो सदर ट्रंप का कोई हुक्म टाल सकती है या नहीं टाल सकती। बुनियादी गुफ्तगू जो है वो इस नुक्ते के गिर्द है। इस हवाले से सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ लोग किस तरह से सोच रहे हैं, ये बहुत अहम मौजू इसलिए है कि आगे चलकर इसका पूरी दुनिया के ऊपर असर होना है। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। ये आज के इस गुफ्तगू का अहम मौजू है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि पार्लियामेंट ने अरबों अरबों रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर दिए हैं। पार्लियामेंट को एहसास तक नहीं कि उसने क्या कर दिया। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे मोहसिन अख्तर कियानी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलने से इनकार किया है। इसके ऊपर हमारे यहाँ जिस तरह एक आदत है कि पॉपुलिस्ट जो बात है, जो पॉपुलर बात है वो की जाए, उससे व्यूज वगैरह भी ज्यादा मिल जाते हैं और ज्यादा लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। जब भी आप हुब्बल वतनी पे बुनियाद या मजहब के हवाले से कोई जज्बाती बात करते हैं तो लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। यही पॉपुलिस्ट बात यही होती है। हकीकत यह है कि इस चीज से डिनाई किया ही नहीं जा सकता कि भारत के अंदर जब से मोदी सरकार आई है तो इंतहा पसंदी का जो एक्सट्रीम है वो भी हमने देख लिया। भारत के अंदर एक ऐसी सोसाइटी जो बहरहाल इकोनॉमिकली आगे जा रही थी, अपनी वैल्यूज के हवाले से प्रोग्रेस कर रही थी, यकदम मोदी के आने की वजह से नफरतें जो हैं वो अरूज पे गई भारत के अंदर। और खुसूसन क्रिकेट के हवाले से जो माजी में भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये मामला चलता रहता है और फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी भी बाज़ होती रहती है, लेकिन ये एक रवैया ओवरऑल भारत का एक ब्लैकमेलिंग टूल और एक टैक्टिक बेशक गलत रहा है पिछले चंद सालों में, कि वो क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है या पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहता। इस पॉइंट में, इस नुक्ते में कोई मतलब दो राय नहीं है। इसके ऊपर एक डिफरेंट राय रखना मेरी दानिश में यकीनन दयानतदारी नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि हमें बहरहाल जब भी किसी मौजू को डिस्कस करना है तो उसमें अगर हम सहाफत की बात कर रहे हैं तो हमें दोनों नुक्ते नजर को देख के साथ लेके आगे चलना है। ये नहीं हो सकता कि हम एक तरफ का ढोल पीटते जाएं, पॉपुलिस्ट बात करते जाएं, लोगों को बेवकूफ बना के अट्रैक्ट करते जाएं। मेरे ख्याल में ये चीज गलत होगी। हमें ये मानना है कि पाकिस्तान वर्स्ट हिट टेररिज्म कंट्री है। पाकिस्तान में टेररिज्म आउट ऑफ कंट्रोल है। हमें ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन एट एन एवरेज रोज एक बड़ा दहशतगर्दी का वाकया होता है। हमें ये मानना है कि भारत बहरहाल हमारे ताल्लुकात कभी भी मिसाली नहीं रहे। पाकिस्तान की एक बड़ी, पाकिस्तान तो खैर नहीं, पाकिस्तानी लोगों की तो नहीं, पाकिस्तानी लोग तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में वो लोग जो ताकत और इख्तियार रखते हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो भारत को अपना दुश्मन ख्याल करती है। तो किसी भी दूसरी टीम की निस्बत भारत के लोगों को ज्यादा खतरा हो सकता है। हमारे यहाँ ये सूरत हाल है कि जो शख्स क्रिकेट के अमूर चला रहा है वही पूरे मुल्क की सिक्योरिटी का भी इंचार्ज है। हमें अपने गिरेबान में जरूर झांकना है कि हमारी तरफ से कमियां और कोताहियां क्या हैं। मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया भारत की तरफ से तारीख क्या रही है, मोदी सरकार के आने के बाद क्या क्या गलत चीजें हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सारी सूरत हाल को जज्बातियत से नहीं, हमें किसी हवाले से एक डिप्लोमेसी का पहलू जरूर लाना है। हमें गारंटी और श्योरिटीज देनी है। हमारे मुल्क में एक इवेंट होने जा रहा है, हम उसको होस्ट कर रहे हैं, हम जिम्मेदार हैं। अगर अगला बंदा, ये कोई जवाब नहीं जी श्रीलंका भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आ रहा है, अफगानिस्तान भी आ रहा है, भाई अफगानिस्तान तो आएगा आपके पास, उनको क्या खतरा आपके पास खेलने से।
श्रीलंका या बाकी टीमों का एक अपना मौकफ हो सकता है। भारत के लोग अगर या भारत की टीम ज्यादा फील करती है, मैं ये कहने के बाद कि वो सियासत करते हैं और गलत करते हैं, मैं ये समझता हूं कि उनके जो भी रिजर्वेशन है वो उनसे राब्ता करके डिप्लोमेटिकली मामला को सॉर्ट आउट करना है, बजाय इसके कि ये मीडिया के ऊपर जो है कैंपेन स्टार्ट कर दी है, हर कोई एक ही लाइन में लगा है, सारे उस ट्रक की बत्ती पीछे लग के एक ही नारा लगाई चले जा रहे हैं। बहरहाल ये मेरा नुक्ता नजर है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में भारत से राब्ता करके उनसे जिस हद तक मुमकिन हो सकता है उनके मतलब एटलीस्ट हम सीबीएम्स के तौर पे हम जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनको सैक कर दें कि वो सिर्फ क्रिकेट के मामला देखें, अच्छी बात है। या हम साफ जाहिर है कि उनको ये रहने दें और क्रिकेट के मामला हमारी सीरियसनेस संजीदगी नजर तो आए ना। हम कोई एक हफ्ता इंडिया को बता दें कि ये एक हफ्ता जो है देखे कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ हमारे यहाँ, तो लोग खौफजदा तो होते हैं और साफ जाहिर है इंडियंस को ज्यादा खतरा है पाकिस्तान के अंदर। ये एक दूसरा पहलू है इस तस्वीर का जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नैब के हवाले से एक केस की समाअत करते हुए ये रिमार्क दिए हैं कि जब भी नैब कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी शुरू करने लगता है तो वो पहले खुद ही देख लिया करें कि ये उनकी जुरिस्डिक्शन बनती भी है कि नहीं बनती, क्योंकि पार्लियामेंट ने इतनी ज्यादा लेजिस्लेशन की है पिछले 2 साल में। अप्रैल 2022 में जब इक़्तिदार में आए शरीफ फैमिली जो है, तो उसके बाद बहुत ही जबरदस्त किस्म की ऐसी ऐसी कानून साजी की गई जिसकी पूरी जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है इसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसमें एक अपर लिमिट डिफाइन कर दी गई कि इससे ऊपर केस नैब देख सकता है, इससे नीचे नहीं देख सकता। उसमें यह कहा गया कि इतना अरसा अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ठीक है, अगर इससे आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रही, कुछ साबित नहीं हुआ, चाहे अरबों रुपए की करप्शन हो, वो मामला क्लोज हो जाएगा। अब बात यह है कि जब आपके खिलाफ केस एस्टेब्लिश होने लगता है शहबाज शरीफ साहब, तो आप जाके डील कर लेते हैं, तो अब ऊपर से आके आप लाभ बना देते हैं कि ये भी नहीं हो सकता। ये वो क्लियरली साफ ज़ाहिर है जो आसफ अली जरदारी साहब के केसेस थे जो उनके खिलाफ बनाए गए और जो पैसों के हवाले से मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट्स में पैसे आने वाली बात और ये सारी चीज़ें, वो सारी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें थी। जो शहबाज शरीफ साहब का केस है उसकी तफसीलात तो खैर मजीद भी सामने आएंगी, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंटेड फैक्ट सब लोगों के सामने थे, एक एक चीज़ उसके अंदर कोई हवाई बात बिल्कुल भी नहीं थी। जो पैसे जिस तरीके से बाहर जाते रहे और जिस तरीके से अंदर आते रहे पाकिस्तान के अंदर और इन लोगों के अकाउंट्स में, शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में, उनके बच्चों के अकाउंट्स में आते रहे, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। लेकिन इस तरीके से कवानीन के अंदर जो हेर फेर की गई कि वो सारा कुछ ही खत्म कर दिया गया। तो नाजरीन, इसीलिए ये कहते हैं कि देखें, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए लड़ने वाले, अब देखें हम हैरान होते हैं कि हमें लोग आके ये बातें जो है वो कहने की कोशिश करते हैं कि जी ये जमहूरियत होती है और ये पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी होती है। बेशरम लोग जो बेसिकली करप्शन का दिफा करना चाह रहे होते हैं वो ये बात कर रहे होते हैं। बेसिकली हम सब लोग वो हैं मीडिया से तल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के खुसूसन, जिन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए एक लंबी स्ट्रगल की है। पार्लियामेंट सुप्रीम से मुराद यही है कि पार्लियामेंट का खुद बनाया हुआ आइन सुप्रीम है। आइन 3 मुख्तलिफ अदारों में इख्तियारात की तकसीम करता है। मैंने अगले दिन प्रोफेसर अवैस सलीम साहब से बात की और उनसे पूछा कि अगर पार्लियामेंट जो है यूएसए के अंदर ये एक कानून बना दे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में हो, या जो ये कहे कि फलां फलां शख्स के फलां फलां केसेस जो है वो माफ हैं, या कोई पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन कर दे जिस तरह के 2022 में भी की गई, नवंबर 2022 में, तो क्या ऐसी लेजिस्लेशन जो है वो एक्सेप्टेबल होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस ले सकती है? तो उन्होंने बताया कि ना सिर्फ ले सकती है बल्कि सेट असाइड कर सकती है, और ऐसी 20 एग्जाम्पल मौजूद हैं। तो क्या इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर हो गई? अरे नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। आइन ही सुप्रीम रहा और आइन बनाने वाली पार्लियामेंट है। बात वही है जो एक सादा समझने वाली मिसाल कि अगर पार्लियामेंट कहे कि जी ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, इसकी 5 साल मुद्दत है, हम कहते हैं कि इसकी मुद्दत जो है वो 12 साल होगी, हम 12 साल कंटिन्यू करेंगे, तो ये आइन के बुनियादी तस्वुर के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अगर कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में कानून बनेगा, वो कानून नहीं बन सकता, पार्लियामेंट भी नहीं बना सकती। अब ये बात के कानून तो उन्होंने पास कर लिया, तो कौन उस पोजीशन को क्लियर करेगा? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट क्लियर करेगी, कोर्ट क्लियर। लेकिन कोर्ट ने भी सरेंडर कर दिया, उन्होंने जो इंडिपेंडेंट जजेस थे उनको सेट असाइड, उनको साइड पे कर दिया, और जो अपनी मर्जी के लोग थे वो लेके आ गए। वो सावधान है कि जो कंप्रोमाइज्ड लोग थे उन्होंने फिर किस तरह से एक फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होने देना था।
तो ये कवानीन जो बनाए गए करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ़ हुए, मैं इस निज़ाम को बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन है और इसी यकीन की वजह से हम लोग अपना काम जारी रखे हुए हैं, आज के दिन तक रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि ये सारे लॉज़ जो बनाए हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इल्लीगल, इमोरल हैं, गलत हैं और ये रिवर्स होंगे और ये तमाम केसेस, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पॉलिटिकल केसेस बनाए जाते हैं, वो केसेस जो साबितशुदा केसेस हैं, जिनमें रकम मुल्क के बाहर से इनके अकाउंटों में आई है, जिसको ये अकाउंट फॉर नहीं कर सके, ये खुलेंगे और उसके इनको इनके मुताबिक सजा होगी और कौम का लौटा हुआ पैसा कौम को वापस मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपने कल देखा कि उन्होंने अपनी टीम का ऐलान करना शुरू किया, बॉर्डर सिक्योरिटी से लेके होमलैंड सिक्योरिटी तक और अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हवाले से और बाकी तमाम तैनातियों के हवाले से ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो इंतहाई सख्त नुक्ते नज़र रखते हैं, मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ सोशल वैल्यूज़ के हवाले से, इमिग्रेंट्स के हवाले से और दूसरे मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के हवाले से, और ट्रंप इससे पहले भी इस तरह के ऐलानात करते रहे हैं जो कि समझ से बालातर हैं और वो ये भी कहते रहे हैं कि वो फ़ौज को हुक्म देंगे कि वो ये चीज़ करे। इस हवाले से सीएनएन ने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट की कि वो उनकी इतलात के मुताबिक पेंटागन के अंदर आला सतह के अजलास हुए हैं, जिसके अंदर ये तय करने की कोशिश की गई है, ये स्ट्रेटजी इवॉल्व करने की कोशिश की गई है कि अगर ट्रंप कोई सख्त हुक्म देंगे तो उससे किस तरीके से निपटना है। इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट शुरू हुई अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर साफ ज़ाहिर है कि इस चीज़ को देखा गया, जो ट्रंप के हामी हैं वो ये कहते हैं कि लाजमी तौर पे प्रेसिडेंट ये करेंगे और हर सूरत में करके दिखाएंगे जैसे भी हो और हर इदारे को उनका हुक्म मानना होगा। दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं, जैसा कि एक सजेशन मिलती है सीएनएन की इस खबर के अंदर कि जो कि अगर ट्रंप ने कोई ऐसा हुक्म दिया कि जो कि गैर कानूनी हो तो वो उसको किस तरीके से उसको कैसे डील करेंगे। उस हवाले से जो मैंने कोशिश की लोगों से समझने की, बात करने की, बहुत सारे लोग साफ ज़ाहिर है कि जो इस चीज़ को समझते हैं, वो उसके ऊपर उस तरह से खुल के बात नहीं करना चाहते अभी। लेकिन जो मैंने समझा, कुछ पॉइंट्स नोट किए, वो आपके सामने रखता हूँ कि लीगल सूरत-ए-हाल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सूरत-ए-हाल क्या है। तो उस हवाले से मुझे बताया गया है कि पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस का। तो तमाम आर्म्ड फोर्सेस उसके हुक्म की मुकम्मल तौर पे पाबंद हैं आइन और कानून के मुताबिक। वो किसी हुक्म को डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन लॉ के मुताबिक ही ये चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं कि अनलॉफुल ऑर्डर्स, द मिलिट्री इज बाउंड बाय लॉ टू रिफ्यूज ऑर्डर्स डीम्ड अनलॉफुल अंडर द यूनिफॉर्म कोड ऑफ द मिलिट्री जस्टिस। मिलिट्री पर्सोनल हैव अ ड्यूटी टू डिसओबे इलीगल ऑर्डर्स। This applies to any president orders, not just Trump's, and helps maintain a safeguard against the constitutional actions. इसका मतलब ये है कि लॉ के तहत कोई भी अफसर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उस हुक्म को डिसओबे करने का पाबंद है जो आइन और कानून के खिलाफ होगा। जो कि आइन से मुतसादम हुक्म होगा उसको वो डिसओबे करने का पाबंद है, ये आइन कह रहा है। इसके ऊपर मेरी क्या राय है मैं वो आगे चल के बात करता हूँ। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एंड चेक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन and the federal law creates checks and balances, meaning the president does not have unchecked power. For example, Congress and the courts serve as the additional checks on the executive actions. Additionally, the 25th Amendment provides a legal mechanism to remove a president temporarily or permanently if they are deemed unable to fulfill their duties, though this requires a vice president and a majority of the cabinet or Congress to act. जो कैबिनेट होती है वो प्रेसिडेंट खुद मुकर्रर करता है और कांग्रेस में भी साझा है इस वक्त रिपब्लिकन की अक्सरियत है। इसमें ये कहा गया है कि चेक्स और बैलेंसेस हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, चंद ऐसी चीज़ें हैं जिससे रोका जा सकता है उसको गलत डायरेक्शन में एक्ट करने से, और इसके मुताबिक जो है वो एग्जेक्टिव एक्शंस के हवाले से जो कोर्ट्स हैं उनका भी एक रोल है। जिस तरह कि मैं पाकिस्तान के हवाले से अब बात कर रहा था, अदालत भी एक तरह से किरदार अदा कर सकती है। 25वीं तरमीम के तहत एक उसको रोकने का तरीका भी है, लेकिन वो साफ ज़ाहिर मुमकिन नहीं है क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है। इसी तरह
हिस्टोरिकल नॉर्म्स के हवाले से कहा जाता है कि जी देयर इज अ ट्रेडिशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिविल मिलिट्री रिलेशंस टू कीप द मिलिट्री apolitical and strictly under the civilian oversight. Historically, US military leaders have maintained this principle, ensuring that the military follows the lawful commands of the president and refrains from the political involvement. So बुनियादी तौर पे जो कानूनी सूरत हाल के मुताबिक बाद लोगों का ये कहना जरूर है कि बुक के अंदर, किताब के अंदर ये चीज जरूर है कि अगर कोई बिल्कुल इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होगा तो कोई भी मिलिट्री ऑफिसर या मिलिट्री अदारा या अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट उसको रिफ्यूज कर सकता है। ये बुकिश बात है। दूसरी साइड जो है, मैंने आपको बताया कि जी माहिरीन ये भी कहते हैं कि अमेरिका के अंदर ये कल्चर ही नहीं है कि फौज सियासत में मुदाखलत करे और फौज इक़्तिदार पे कब्जा करे, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये दोनों बातें अपनी जगह पे सही है। मैंने इसको समझने के लिए, बात को एक लेमैन के समझने के लिए मैंने बात की अनवर इकबाल साहब से। अनवर इकबाल सीनियर सहाफ़ी, आप लोग जानते हैं, डॉन के कॉरेस्पोंडेंट हैं, अमेरिका में रोज़ाना रिपोर्ट करते हैं वाशिंगटन से, अमेरिकी हुकूमत के मामलात को बहुत बरीक बीनी से देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को। मैंने उनके सामने बहुत ही लोडेड क्वेश्चन रखा कि ये सारी सूरत हाल है। लोडेड क्वेश्चन से मुराद ये है कि मैं सिंपल सवाल पूछता तो वो सिंपल जवाब दे देते। मैंने उनको ये अपने सवाल के अंदर ये इम्प्लाई करने की कोशिश की कि ट्रंप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर देंगे। आप ये अज्यूम करें कि दे देते हैं तो फिर क्या होगा। तो उसके ऊपर अनवर इकबाल साहब का बड़ा वाजे एक जो अंडरस्टैंडिंग थी जो उन्होंने मेरे से शेयर की, वो यही थी कि जो भी अमरीकी फौज का जर्नैल होता है वो पाबंद होता है कि जो बात भी उसको प्रेसिडेंट कहता है वो ये फैसला नहीं कर सकता कि ये सही है या गलत है। उसको वो चीज़ करनी होती है और हर हालत में करनी होती है। उन्होंने ओबामा के दौर के उन दो जर्नेलों का मुख्तलिफ हवालों से नाम लेके मिसाल दी कि किस तरीके से मामूली सी बात के अंदर जो है, हालांकि वो अफगानिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी उनकी एक तरह से परफॉर्मेंस जा रही थी, लेकिन ओबामा ने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन उनको सैक कर दिया। दो मुख्तलिफ मौकों पे दो जनरलों को, आप जानते हैं इस हवाले से। तो उन्होंने कहा कि ये एज्यूम नहीं किया जा सकता कि कोई फौजी जर्नल या डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस है वो ये फैसला करता फिरे कि कौन से हुक्म के ऊपर प्रेसिडेंट के हुक्म करना है या नहीं, किस पे अमल करना है। वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है, उसका हुक्म लाजमी हर हालत में माना जाएगा, वो जो भी हुक्म दे। मैंने फिर भी उनको इंसिस्ट किया कि लगता यह है कि इस मरतबा बहुत से लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो बात ट्रंप कर रहे हैं वो हिस्ट्री में की भी नहीं गई। मतलब मैंने कहा आप जो भी कह रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन जो ट्रंप बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में कर रहे हैं, वो कभी माजी में नहीं हुआ और वो जिस हद तक जाने को तैयार हैं, तो इससे लगता है ये अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं। तो उसके ऊपर भी अनवर इकबाल का ये कहना था कि उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे अगर कभी ऐसी सूरत हाल इस हद तक जो आप कह रहे हैं कि हुई भी सही, तो जर्नेल या अमेरिकी फौज का कोई भी अफसर या ओवरऑल डिफेंस डिपार्टमेंट रिफ्यूज नहीं कर सकेगा। उनके पास ऑप्शन एक मौजूद है और वो एक ही ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करें और उनको इंटरवेंशन के लिए कहें कि हमें इलीगल हुक्म के लिए कहा जा रहा है। प्रैक्टिकली उनको जो भी हुक्म है उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। उसके ऊपर वो कोई भी बहाना नहीं कर सकते या वो ये भी नहीं कह सकते कि ये इलीगल है या लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका कहना था कि हमारे यहाँ और अमेरिका के अंदर, अनवर इकबाल साहब का कहना था कि फौज को या इंटेलिजेंस एजेंसी को देखने का अंदाज मुख्तलफ है और उनके मुताबिक ये बात भी दुरुस्त है कि यहाँ पे जो भी चीज़ फौज करती है करने के लिए कहेगी या सीआईए करने के लिए कहेगी, लोग उसको ऑन करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ऑन नहीं करते और अनवर इकबाल साहब ने खुद ही कहा कि उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ फौज या इंटेलिजेंस एजेंसी हुक्मरान के तौर पर एक्ट कर रही होती है। यहाँ पे फौज या इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए एक्सपर्ट के तौर पे अपनी ओपिनियन दे रही होती है और लोग उसको ऑनर करते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं। इसी तरह अनवर साहब ने कहा कि ये वाली चीज भी कि अगर ऐसा मौका आ गया कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को किसी वकील से खुफिया तौर पर रब्ता करके फिर किसी दूसरे वकील से रब्ता करके और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचानी पड़ी और केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाना पड़ा ट्रंप के दौर के अंदर, तो ये भी बहुत अनयूजुअल और बहुत बड़ा वाकया होगा। इसको भी वो कहते हैं कि वो नहीं इमेजिन कर सकते कि ऐसा होगा, लेकिन अगर आप मुमकिनात का पूछ रहे हैं तो ये एक मुमकिन हो सकता है। अदरवाइज कोई भी जर्नल ये बात अपने प्रेसिडेंट को नहीं कह सकता, अपने सुप्रीम कमांडर को, कि वो ये चीज़ करेगा या ये नहीं करेगा, ये सही है या गलत है। वो फौरी तौर पर सैक कर दिया जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इमर्ज हो रही है क्योंकि ट्रंप बहुत ही सख्त
बातें कर रहे हैं, बहुत सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं, जो ओवरऑल अमेरिकन वैल्यूज़ के, अमेरिकन लोगों के ख़्यालात के यकीनी तौर पे अगेंस्ट हैं। लेकिन एक मेजॉरिटी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट दिया, जिसकी एक बुनियादी वजह यही है कि तीसरी मर्तबा था कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो कोई अच्छा कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सामने नहीं ला सके थे। और अल्टीमेटली बहुत सारे रीजंस हुए जिसकी वजह से ये सूरत हाल आम पहुंची। आगे क्या होता है इसको देखते भी रहेंगे और रिपोर्ट भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।